हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में न्यो क्लासिकल पीरियड को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड यूज़र नेम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नियो क्लासिकल पीरियड है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नियो क्लासिकल पीरियड ये एक अम्ब्रेला टर्म है। वाई? बिकॉज इट एनकम्पासेस 3 ages. फर्स्ट वन इज restoration age, second one is age of Augustine, and third one is age of sensibility. एंड न्यू क्लासिकल एज जो है इसकी अगर हम प्रीसीडिंग एज की बात करें देन दैट इज प्यूरिटन एज, एंड अगर हम इसकी सक्सीडिंग एज की बात करें दैट इज रोमांटिक एज। ओके, लेकिन न्यू क्लासिकल पीरियड को 3 ages में हम डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज इट इनकम्पासेस 3 ages: रेस्टोरेशन, ऑगस्टिन एंड सेंसिबिलिटी एज। एंड दिस इज द एप्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड। मतलब बहुत सारी बुक्स में आपको न्यू क्लासिकल पीरियड को जब आप उनका डिवीज़न देखेंगे तो सिर्फ ऑगस्टन एंड सेंसिबिलिटी एज देखने को मिलेगी, बट नहीं, आप रेस्टोरेशन पीरियड को इससे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। न्यू क्लासिकल पीरियड में रेस्टोरेशन एज भी आती है। ओके, तो अगर हम 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आपको 18th सेंचुरी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड एज अ होल तभी समझ आएगा जब आप रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एंड सेंसिबिलिटी एज के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। तो आज हम रेस्टोरेशन एज के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जानेंगे। हालांकि हमने इस टॉपिक को पहले किया भी हुआ है, पर तब हमने रेस्टोरेशन एज में नियो क्लासिकल पीरियड के उन पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात नहीं की जो आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसमें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑगस्टन एंड सेंसिबिलिटी एज के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को साथ में समझेंगे और फिर आपको एज अ होल 18th सेंचुरी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा और आपको बार बार पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम राइटर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जो ऑगस्टन एंड सेंसिबिलिटी एज के इन दोनों एजेस को मर्ज करके हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। फिर आपको 18th सेंचुरी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। एंड प्लस पॉलिटिकल बैकग्राउंड करना वाई इट इज़ सो नेसेसरी, बिकॉज सी अगर आप एक किसी पर्टिकुलर टाइम का उसकी हिस्ट्री या हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल बैकग्राउंड या सोशल बैकग्राउंड कर लेते हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट्स दैट रिटन ड्यूरिंग द टाइम। एक सर्टेन एज में क्या टेक्स्ट लिखा गया उसका ट्रू मीनिंग समझने के लिए आपको पॉलिटिकल, सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेस्टोरेशन एज के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो रेस्टोरेशन एज है इट वॉज काइंड ऑफ अ रिएक्शन अगेंस्ट प्यूरिटनिज्म एंड इट अबेंडन प्यूरिटन्स आइडियाज, प्यूरिटन्स प्रिंसिपल्स। प्यूरिटन्स के क्या आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स थे? दैट ह्यूमन बींग्स वर नेचुरली सिंफुल बींग्स। और इनके क्या स्ट्रिक्ट रूल्स थे? दे बिलीव्ड दैट गॉड कम्स बिफोर एवरीथिंग, वन शुड फियर गॉड एंड हिज पनिशमेंट, वन शुड ऑलवेज वर्क हार्ड। तो इस तरीके के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे वो प्यूरिटनिज्म में थे। एंड प्लस एक और जो इनका रूल था दैट वाज लाइक वन शुड ऑलवेज चैंट गॉड्स नेम बिफोर एवरीथिंग। मतलब कुछ भी करने से पहले भगवान का नाम लो, भगवान का नाम रटो। तो इस तरीके के स्ट्रिक्ट रूल्स प्यूरिटन्स के थे और इसी को अबेंडन किया गया रेस्टोरेशन एज में। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाकर 1649 की बात करते हैं। 1649 में चार्ल्स वन को बीहेड कर दिया गया था। तो जब चार्ल्स वन को बीहेड कर दिया गया उस टाइम पर इंग्लैंड की थ्रोन पर कोई भी मोनार्क नहीं था और इसीलिए इस पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड या इंटररेग्नम पीरियड कहा जाता है। एंड कॉमनवेल्थ पीरियड को उस टाइम पर कौन रूल कर रहे थे? ओलिवर क्रोमवेल।
ओलिवर क्रोमवेल की डेथ के बाद इनके सन आते हैं रिचार्ड क्रोमवेल। हालांकि रिचार्ड क्रोमवेल वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल थिंग्स, बट फिर भी इन्होंने रूल किया थोड़े बहुत टाइम के लिए, बट ही फेल्ड मिजरेबली। कॉमनवेल्थ पीरियड जो है, इस टाइम पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉल्स ट्रायल होते थे। सो जो इंग्लैंड के लोग थे वो बहुत फेडअप हो गए थे कॉमनवेल्थ पीरियड के रूल्स से। तो इसी वजह से जो इंग्लैंड पीपल थे दे वांटेड मोनार्की बैक, एंड कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद आता है रेस्टोरेशन पीरियड। तो यहाँ पर दोबारा से इंग्लैंड की थ्रोन पर मोनार्क वापस आ जाते हैं, इसीलिए इस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। 1660 में मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। चार्ल्स टू वाइल ही वॉज इन एग्जाइल, ये फ्रांस में थे, फ्रांस से वापस इंग्लैंड में आते हैं एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड एंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। ये फ्रांस से अपने साथ बहुत सारे एक मतलब यूनिक चीज़ें लेके आते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल लेके आते हैं, जो काफ़ी लोगों को उस टाइम पर ऑफेंसिव लगा था। और किन लोगों को ऑफेंसिव लगी ये लाइफस्टाइल? जो लोग प्यूरिटन आइडियाज़ एंड प्यूरिटन प्रिंसिपल्स में बिलीव करते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक ये अराइज होता है कि जो चार्ल्स टू थे वो एग्जाइल में क्यों थे? देखिए, आपने ना कभी मूवी या सीरीज में देखा होगा, व्हेन समबडी ऑफ द रॉयल हेड फैमिली इज किल्ड, लाइक अगर किंग या क्वीन को मार दिया जाता है तो उस टाइम पर फैमिली लिनिएज को बचाने के लिए जो किंग या क्वीन के सन होते हैं, लेजिटिमेट किड्स होते हैं, उनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है, सो दैट व्हेन दे ग्रो अप दे कैन कम एंड रूल अगेन। तो इसीलिए एग्जाइल में भेजा जाता था ताकि फैमिली लिनिएज को बचाया जा सके। अगर किंग क्वीन मर भी जाते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो सेफ रहें, और वापस से जब वो ग्रो हो जाएं तो वो वापस से आकर उसी कंट्री पर रूल कर सकें। तो इसीलिए एग्जाइल में भेजा जाता था, एंड चार्ल्स टू वॉज इन एग्जाइल इन फ्रांस। तो ये वापस आए इंग्लैंड में, और इस पीरियड को कहा जाता है रेस्टोरेशन पीरियड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आउटब्रेक इन इंग्लैंड। 1660 में जब रेस्टोरेशन हुआ उसके लगभग 5 साल के बाद, दैट मीन्स इन 1665, इंग्लैंड सफर्ड एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग। इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था, एंड ड्यू टू दिस प्लेग नियर अबाउट 1 lakh people died in London alone. And these people somehow survived due to this tragedy, and they must have thought that 1666 would be best year for them. But these poor souls had no idea about the new disaster that happened in 1666. दैट मीन्स कि 1665 का जो प्लेग आउटब्रेक हुआ उससे लोग अभी ओवरकम ही कर रहे थे कि 1666 में एक और डिजास्टर इंग्लैंड के लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। दैट डिजास्टर इज कॉल्ड ग्रेट फायर ऑफ लंदन। दिस डिजास्टर devastated the city and near about 13,000 houses were collapsed, 13,000 houses were destroyed. And this fire started on 2nd September in King's Bakery in Pudding Lane near London Bridge. And बहुत सारे houses इस आग की वजह से collapse हो गए थे. And due to the strong east wind, flames spread and it jumped from house to house. And by the 4th September, 4 सितंबर तक half of the London was in flame. Like आधा लंदन जो था वो इन आग की लपटों में घिरा हुआ था. And hundreds of thousands of people were homeless. बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं रहे. चर्च जो है वो कोलैप्स हो गए थे. And this great fire was kind of a catastrophe for England people. It did cleanse the city. अब हुआ ये कि जब ये दोनों ट्रेजेडी हुई, some considered these tragedies as the act of God. कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्रेजेडीज इसीलिए हुई हैं because we people have destroyed the God's established order. मतलब भगवान ने जो स्टैब्लिश किए हुए हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस जो भगवान की तरफ से स्टैब्लिश किए हुए हैं वो लोगों ने तोड़ दिए थे. इस वजह से ये दोनों आउटब्रेक जो हुए ये भगवान की तरफ से एक पनिशमेंट थे.
एंड कुछ और लोगों ने ये कहा जो प्यूरिटनिज्म में बिलीव करते थे, उन्होंने कहा कि प्यूरिटन गवर्नमेंट को जब हटाया, तो प्यूरिटन गवर्नमेंट को हटाकर चार्ल्स टू को जब इंग्लैंड की थ्रोन पर लाया गया, दे सेड he was a licentious king because Charles II was not very responsible ruler. He was in his office just to have fun. So some people said कि प्यूरिटन गवर्नमेंट को हटाकर एक लाइसेंशियस किंग ला दिया गया इंग्लैंड की थ्रोन पर, और प्यूरिटन गवर्नमेंट को, प्यूरिटन के आइडियाज़ को अबेंडन किया। तो ये एक तरीके का पनिशमेंट था लोगों के लिए, और भगवान ने ये पनिशमेंट दिया बाय दीज टू ट्रेजेडीज। द फर्स्ट वन इज आउटब्रेक ऑफ प्लेग एंड द सेकेंड वन इज ग्रेट फायर ऑफ लंडन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ड्यूरिंग दिस टाइम वी कैन सी देयर वर टू पॉलिटिकल पार्टीज, विग्स एंड टोरीज। विग्स वर बीइंग फ्रॉम कॉमन मासेस, विग्स जो थे ये कॉमन मासेस से बिलोंग करते थे, whereas टोरीज वर नोबल मैन, ये नोबल मैन थे। विग्स किस में बिलीव करते थे? दे बिलीव्ड इन पर्सनल फ्रीडम, दे बिलीव्ड इन पर्सनल फ्रीडम, whereas if we talk about Tories, they believed in absolute monarchy. Okay, they believed in absolute monarchy, plus you can say that they believed in divine right. So they were the supporter of monarchy. Whigs were mockingly called roundheads by Tories. जो Tories थे ना, वो Whigs को roundheads बुलाते थे मजाक में। इनको roundheads क्यों बुलाया जाता था? उसके पीछे रीज़न ये है, जो Whigs थे इनके जो हेयर होते थे वो क्रॉप्ड होते थे, क्रॉप्ड हेयर, और यू कैन से शॉर्ट हेयर, और यू कैन से ये बाल जो थे उनके बिल्कुल भी सर पर नहीं होते थे, दे वर बॉल्ड। तो इनके या तो बहुत छोटे बाल होते थे या बाल ही नहीं होते थे सर पर, तो इसी वजह से टोरीज विग्स को राउंड हेड्स बुलाया करते थे। वेयर एज टोरीज वर नोबल मैन एंड नोबल मैन वर नॉट सपोज टू हैव क्रॉप्ड हेयर। लेकिन अगर विग्स की बात करें, दीज पीपल हैड एक्चुअली क्रॉप्ड हेयर और शॉर्ट हेयर, और मे बी दे वर बोल्ड, सो दैट इज वाई टोरीज जो है वो विग्स को राउंड हेड्स बुलाया करते थे। अब इस टाइम का लिटरेचर देखते हैं। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी की, और रेस्टोरेशन कॉमेडीज में एक टर्म जो है वो यूज होती है विटी रिपार्टी। व्हाट डज दैट मीन? विटी रिपार्टी इज द काइंड ऑफ डायलॉग बिटवीन अपोजिट जेंडर। फिर इसके बाद बात करते हैं ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी उस टाइम पर रेस्टोरेशन पीरियड में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही जितनी कॉमेडीज सक्सेसफुल रही हैं, और इस टाइम पर दो तरीके की ट्रेजेडी देखी जाती है, हीरोइक प्ले एंड शी ट्रेजेडी। ड्राइडन एंड ओटवे हाईलाइटेड रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। रेस्टोरेशन ट्रेजेडी में हमें ड्राइडन एंड ओटवे का नाम ही सुनने को मिलता है। ड्राइडन एम्फेसाइज्ड मोर ऑन हीरोइक प्ले, लेकिन ओटवे की बात करें सो ही डेविएटेड फ्रॉम हीरोइक प्ले, बल्कि इन्होंने शी ट्रेजेडी लिखी। She tragedy dictates the dilemma of a woman between love and honor or love and duty. That means कि she tragedy में जो women होती थी उसको dilemma में दिखाया गया। dilemma किसके बीच में? love and honor या फिर love and duty के बीच में। तो this was the kind of she tragedy was that has been written by Otway. Now moving to the next slide. अगर हम इस टाइम पर रोमांटिक कॉमेडी की बात करें तो हमें इन राइटर्स का नाम देखने को मिलता है, एथरिज, कॉन्ग्रीव, विशरले, एफ्राबेन। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। एफ्राबेन जो है इनका वर्क है द रोवर। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है रेस्टोरेशन ड्रामा का, एंड दिस वर्क इज बेस्ड ऑन किलीग्रूज वर्क। थॉमस किलीग्रू कौन थे? ही वॉज द वन हु रीस्टार्टेड द थिएटर इन 1616। जैसा कि आपको पता है 1642 में ड्रामा को कम्प्लीटली क्लोज एंड शट डाउन कर दिया गया था, और रेस्टोरेशन पीरियड में दोबारा से थिएटर को रीस्टार्ट किया गया। तो रीस्टार्ट किसने किया था? थॉमस किलीग्रू ने, ठीक है। एंड विलियम डेवनेंट ऑल्सो रीस्टार्टेड द थिएटर। जब 1642 में ड्रामा को कम्प्लीटली क्लोज किया गया, कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया, तो उस टाइम पर सर विलियम डेवनेंट
एंड थॉमस किलीग्रू स्नीकिली ड्रामाज को राइट डाउन किया करते थे, ये ड्रामाज लिखा करते थे छुप छुपा के, ओके क्योंकि उस टाइम पर जो ड्रामा था वो कम्प्लीटली क्लोज हो गया था, शट डाउन हो गया था 1642 में। तो इस टाइम पर सर विलियम डेवनेंट एंड किलीग्रू ड्रामा लिखा करते थे, बट स्नीकिली, ठीक है। विलियम डेवनेंट ट्राइड टू कन्वर्ट द सीज ऑफ रोड्स इनटू एन ओपेरा, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जब ड्रामा क्लोज हो गया था, शट डाउन हो गया था कम्प्लीटली, तो उसी टाइम पर सर विलियम डेवनेंट ने अपना वर्क, जो अपना प्ले था द सीज ऑफ रोड्स, उसको ओपरा में कन्वर्ट करने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट स्टेज्ड इट, ये इसको स्टेज नहीं कर पाए। समहाउ ही हैड टू कन्वर्ट his own house, his own room into a theater and then he staged this drama. इन्होंने अपने घर को, अपने रूम को थिएटर में बदला, कन्वर्ट किया और इन्होंने तब इस वर्क को स्टेज किया। और जैसा कि यहाँ पर बात की कि इन्होंने ओपेरा में इस वर्क को कन्वर्ट किया था, तो इसीलिए इस वर्क को फर्स्ट इंग्लिश ओपेरा माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सीज ऑफ रोड्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंग्लिश ओपेरा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चार्ल्स वन की डेथ के बाद his brother James II ascended the throne of England. As you all know that Charles II had no legitimate child, so his brother had to ascend the throne. James II की 2 daughters होती हैं, एक होती हैं क्वीन मैरी जिनकी शादी होती है विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ, और दूसरी इनकी डॉटर होती हैं क्वीन एन। तो देखिए यहाँ से एक बार थोड़ा सा लीनिएज पढ़ते हैं। चार्ल्स वन जो हैं उनको बीहेड कर दिया जाता है 1649 में। उसके बाद आते हैं चार्ल्स टू। चार्ल्स टू जो हैं उनका कोई लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होता, तो इसीलिए इनके ब्रदर इनके बाद थ्रोन पर बैठते हैं। जेम्स टू के बाद क्वीन मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज थ्रोन पर बैठते हैं। फिर क्वीन मैरी के बाद क्वीन एन इंग्लैंड की थ्रोन पर बैठती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब क्वीन एन इंग्लैंड की थ्रोन पर असेंड होती हैं उसी टाइम पर ऑगस्टन एज शुरू हो जाती है। प्लस शी वॉज द लास्ट मोनार्क फ्रॉम स्टुअर्ट डायनेस्टी। स्टुअर्ट डायनेस्टी से लास्ट मोनार्क जो इंग्लैंड की थ्रोन को ऑक्यूपाई करते हैं वो कौन थी? क्वीन एन। ओके, चलिए देखिए जो जेम्स टू हैं ये पब्लिकली कन्वर्ट हो जाते हैं रोमन कैथोलिसिज्म में, और उस टाइम पर इंग्लैंड में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टेंट। तो इसी वजह से जेम्स टू क्योंकि रोमन कैथोलिसिज्म में ये कैथोलिक बन जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड द पार्लियामेंट ऑल्सो फोर्स्ड जेम्स टू टू एब्डिकेट द थ्रोन, की ये थ्रोन को छोड़ दें। और पार्लियामेंट अब इंग्लैंड की थ्रोन पर किसको चाहती थी? क्वीन मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज को। क्यों? क्योंकि क्वीन मैरी एंड जो उनके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज थे वो प्रोटेस्टेंट थे, और उसी टाइम पर इंग्लैंड में मेजॉरिटी किसकी थी? प्रोटेस्टेंट की थी। वेयर एज चार्ल्स टू एंड जेम्स टू ये रोमन कैथोलिक्स थे। एज यू ऑल नो ग्लोरियस रेवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो कर रखी है। Glorious Revolution, which is also called Peaceful Revolution, it happened in 1688 when William of Orange and Queen Mary replaced James II on the throne of England and ensured the dominance of the Protestant religion in England. Now moving to the next slide. As soon as William of Orange and Queen Mary ascended the throne in 1688, it shows the end of absolute monarchy. हाउ एंड वाई? देखिए अगर हम 1660 से 1688 की बात करें, ओके, इस टाइम पर वी कुड सी द इश्यूज अमंग क्राउन एंड पार्लियामेंट। क्राउन एंड पार्लियामेंट के बीच में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। किसके बीच में? क्राउन एंड पार्लियामेंट। क्राउन कौन हो गए? जैसे कि किंग, क्वीन या रॉयल हेड मेंबर्स जो थे, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज थे। बट जैसे ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ 1688 में, हुआ क्या कि
पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास किए। इन एक्ट पर विलियम ऑफ ऑरेंज एंड क्वीन मैरी ने साइन किए और इन एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था दैट क्राउन विद इन द लॉ, मतलब जितने भी कानून बनेंगे वो क्राउन या रॉयल हेड फैमिली पर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। और इसी चीज को क्वीन मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज ने माना एंड साइन किया और जो पावर थी वो पार्लियामेंट के हाथ में दे दी। And after glorious revolution we could see there was a new balance of power between parliament and crown that made the promises of English government more credible to the people, and we could see that the role of parliament is more stronger in governing the Great Britain। लेकिन अगर हम 1660 से 1688 की बात करें तो उस टाइम पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या है, मतलब पावर किसके हाथ में थी ज़्यादा, क्राउन के हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में पावर नहीं थी। बट 1688 के बाद पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ गई और क्राउन के हाथ में उतनी पावर नहीं थी। और 1688 के बाद इन दोनों के बीच में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए और ये किसकी वजह से रिजॉल्व हुए, विलियम ऑफ ऑरेंज एंड क्वीन मैरी की वजह से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर और डीप स्टडी अगर करें तो हम यहाँ पर 1660 एंड 1688 में किस टाइप के इश्यूज थे, किंग या फिर क्राउन एंड पार्लियामेंट के बीच में, उसको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि आपको ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहला क्या था, पहला था, मैं इसका थोड़ा सा इंक एक बार चेंज कर देती हूँ, ठीक है। पहला था 1660 एंड 1688 की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इस टाइम पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की, ओके। एंड जो पावर थी वो रॉयल हेड्स के पास थी। बट यहाँ पर अगर पार्लियामेंट का इसी टाइम पर रोल देखें तो इसके पास कंस्ट्रेंट रॉयल पावर थी। इस टाइम पर ड्यूरिंग दिस पीरियड, द पीरियड ऑफ 1660 टू 1688, ड्यूरिंग दिस पीरियड king declared that he is above law, but according to parliament king within the law, कि जो पार्लियामेंट है उनके अकॉर्डिंग जो कानून हैं, जो पास किए गए हैं कानून, उनको किंग को भी फॉलो करना है। दे सेड कि nobody is above the law, in fact the crown or the royal members had to follow the rules and the regulations, but king declared that he is above the law, whereas king was Catholic and parliament Protestant थी। ओके, यहाँ पर अगर टैक्सेस की बात करें तो किंग ही टैक्स को कलेक्ट किया करते थे, इम्पोज किया करते थे। बट यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंडर में टैक्सेस किसके द्वारा कलेक्ट की जाती थी, ओनली पार्लियामेंट के द्वारा, ओनली थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही टैक्सेस को ऑडिट करती थी एंड एक्सपेंस जो है वो लाइक जितने भी टैक्स हैं उसके एक्सपेंसेस देखा करती थी कि कहाँ पर इन पैसों को खर्च करना है। नाउ यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो अलाउड नहीं थी किंग्स के डिसीजन में, बट हियर इफ वी सी दैट रॉयल समन्स वर नॉट अलाउड, दैट मीन्स कि रॉयल मीटिंग्स यहाँ पर अलाउड नहीं थी। मतलब जो किंग है वो कहते थे कि पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने डिसीजन ले दिया, लेकिन पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग रॉयल समन्स रिक्वायर नहीं थी। नाउ अगर हम किंग के अलायंस देखें, वो किसके साथ अलायंस थे, फ्रांस के साथ, और इनके एनिमी कौन थे, हॉलैंड। वाई, बिकॉज हॉलैंड जो है वो प्रोटेस्टेंट था और किंग क्या थे, कैथलिक थे, तो इसीलिए जो कैथलिक्स थे उनके एनिमीज प्रोटेस्टेंट थे, तो इसीलिए किंग के एनिमी कौन थे, हॉलैंड। और यहाँ पर वाइस वर्सा, मतलब यहाँ पर बिल्कुल उल्टा था। पार्लियामेंट के अलायंस थे हॉलैंड के साथ, ठीक है, और जो एनिमी थी वो कौन थी, इनके फ्रांस के साथ। ओके, तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो ये टैक्सेस किंग के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, तो किंग इन टैक्सेस के साथ करते क्या थे, व्हाट किंग्स यूज्ड टू डू विद दीज टैक्सेस। देखिए जो वॉर होता था ना उस टाइम पर किंग का किसी के साथ, उसमें इन टैक्सेस के पैसों को लगा दिया जाता था, या किंग के जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे उसमें इन पैसों को लगा दिया जाता था, या जो किंग के डेट थे
उसमें इन टैक्स को लगा दिया जाता था, या फिर जो कंट्री है, जो सिटी है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसको लगा दिया जाता था। और जैसे कि मैं यहाँ पर अगर वॉर का एग्जांपल दूं तो यहाँ पर हम ऑलरेडी चार्ल्स टू की बात कर रहे हैं, तो चार्ल्स टू की अगर हम बात करें तो इनका जो वॉर था वो प्रोटेस्टेंट हॉलैंड के साथ था ड्यूरिंग 1665 टू 1667, और इस टाइम पर इन्होंने टैक्स का पैसा यहाँ पर लगाया था, और चार्ल्स टू के जो पर्सनल डेट थे उसमें इन्होंने लोगों का पैसा लगाया था। तो इस तरीके से जो टैक्सेस थे उनको ऑडिट किया। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर हम कल नए टॉपिक पर बात करेंगे, और इस तरीके से हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड को फटाफट से फिनिश करके फिर हम राइटर्स की बात करेंगे जो भी 18th सेंचुरी के राइटर रहे हैं। 18th सेंचुरी में जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे ऑगस्टन एज के राइटर्स से, ठीक है। तो चलिए, आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना भी बिल्कुल मत भूलना। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और यहाँ पर भी यूजर नेम लिखे हुए हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।